हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि प्री पे बेस्ड है, जो कि अक्टूबर में आपका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपीसीएस का। तो उसी के लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने 3 चैप्टर जो है 3 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट किए हैं। आज की सीरीज़ का जो है 4th लेक्चर है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले हमने इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करी, वो हिस्ट्री से की है। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। तो इसके बॉक्स में क्या लिखा है उसको हम डिटेल में देखेंगे। बॉक्सेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट इससे बन सकता है। इसमें क्या है कि ब्रिटिश काल में इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भूपति में धनी जो है वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक जो वर्ग था उसके द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये किसने लागू किया? ये लागू किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो सब इसको हम देखेंगे। इसके बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इस चैप्टर को जो है आपको डिटेल में देखना है तो वो आप हमारे जो मेंस की जो सीरीज़ जो चल रही है उसको उसमें आके आप जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसे जो है इस्मरारी और जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता था। यह जो व्यवस्था थी वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था जिसे भूमि के लगान का 10 से 11 भाग कंपनी को देना देना जो है था, जिसके अंतर्गत जो है तथा 11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे छोटे पूंजीपति होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसान प्रशासक काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे। फिर से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो ये जमींदारों से जो है संबंधित था। दूसरा क्या है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो किसने स्थापित की? कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया? इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंतर्गत जो आता है वो क्या है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो इसके अंतर्गत जो है कोई भी सही नहीं है। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, वाली भू राजस्व प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था जब तक वे लगान एकत्र कर उसका 11 में से 10 भाग सरकार को देते रहते, लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान, भूमि चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं
किए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि ज़मींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो इसको हम जो है इसके बॉक्स में क्या दिया हुआ डिटेल में इसको देखेंगे कि कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में माना जाता था, को अपने क्षेत्र में राजस्व की जो है वसूली कर 11 में से जो है 1वां हिस्सा अपने पास रखना होता था। शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा कर दिया जाता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूला करते थे और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर थे। जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी फलस्वरूप 1859 में रेंट एक्ट पारित किया गया, जो कि 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसके अंतर्गत क्या है? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो कि मार्च 1993 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित की गई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निर्धारित राशि को तय करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें से किस ईयर में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा जो है दिया गया था? तो कौन सा था? 1885 में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत वाली बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो कौन थे? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इसमें क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। कौन सी राजस्व व्यवस्था से? रैयतवाड़ी से। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा है? तो कौन? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? टॉमस मुनरो ने किया। ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया? तो ये लागू किया मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो ये कहाँ आरंभ की थी? ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला क्या है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा क्या है, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। फिर कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये तीनों ही फैक्ट सही हैं। इसमें क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों, बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक
माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी प्रथा थी। किससे संबंधित है? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नज़ीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सबसे सही परिभाषा नीचे किस कथन के अंतर्गत की गई है? तो इसमें क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिससे भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये ड्रेन थ्योरी की जो है सबसे अच्छी डेफिनेशन है। इसमें क्या बताया गया है कि धन का बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक या वाणिज्यिक भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत ये इसी जो है अप्रतिफल निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आगे आने वाले जो है क्वेश्चन में बन सकता है ये। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से जो है निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर को चुनिए। इसमें क्या है? अभिकथन ए क्या कहता है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा क्या है? आर कहता है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ए और आर दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो है इसका जो बॉक्स दिया है इसमें क्या दिया हुआ है कि बहिर्गमन तथा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य है कि भारत से धन संपत्ति या माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि थे। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण या पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास के अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश के केवल उन आर्थिक उप साधनों में लगाए गए जैसे कि रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज और खनिज उद्योग, जिसमें कोयला और सोना शामिल थे, एवं वित्तीय संस्थाओं जिसमें बैंक, बीमा, वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इसमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि अनिष्टों का अनिष्ट की जो है संज्ञा किसने दी है और किसके संदर्भ में दी है? तो दी किसने है? दादा भाई नौरोजी ने दी है और किसके संदर्भ में दी है? धन के निष्कासन के सिद्धांत के संदर्भ में।
इसे भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण बताया है इन्होंने। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था। तो कौन था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी की ब्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो कौन? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। मुस्लिम समाज का विकास में भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे, अतः दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1856 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था? भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय थे। तो ये भी फैक्ट आपका जो है बन जाता है प्री में। दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से जो है बताया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है, धन के बहिर्गमन तथा धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले जो है दादा भाई नौरोजी भारतीय थे, जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किसके? कौन सा दल था? उदारवादी दल। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी है। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर के द्वारा जो है कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का शोषण कर रहा है। पहला सही है। दूसरा क्या है? उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के में आत्मविश्वास जगाया। ये गलत है, तो इसमें जो है क्या है? फर्स्ट सही है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक जो है ड्रेन थ्योरी दी। नेक्स्ट क्या है? किसने यह जो है विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये किसने जो है विचार किए हैं? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया, जो समाज के केंद्र बिंदु बनते रहे। किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था? सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए इन्हें आर्थर कॉटन को भारत दक्षिण में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत का अंग्रेजी शासन एक परिणाम था। इसका परिणाम था भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण का। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक नीति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बन गया।
इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान को उन फसलों को उगाने के लिए विवश किया गया जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाते थे जिससे खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबड़, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजार में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंग्रेजी भारत सेना ने चर्बी वाले कारतूस, इसमें क्या 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारत सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की? तो इन्होंने शामिल की थी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला, सियालकोट में किया गया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगल पांडे की घटना हुई, ये कहाँ पे? बैरकपुर में हुई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और सैनिक मंगल पांडे ने एकजुट होकर आक्रमण कर उनकी हत्या सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्या है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लवों से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे सिपाही थे, कौन सी? जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। नेक्स्ट क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिबे आलम बहादुर का खिताब दिया? तो ये किसे दिया था? बख्त खान को। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिबे आलम का खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। नेक्स्ट क्या है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? या मेरठ में हुई। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई को मेरठ में हुआ। यहाँ 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। नेक्स्ट क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ में विद्रोह किया और इसका जो है नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 को विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1857 को शहीद हो गईं। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले जो अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्त कर ली गई।
नेक्स्ट क्या है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है, वाराणसी है। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका, जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलधर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर। बरेली में रोहेलखंड में भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर के 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, और यद्यपि जो है ब्रिटिश पेंशन का गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलती ही उन्होंने खुद प्रशासन को संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई। अंग्रेजों का कड़ा जो है मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ है, ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जो है जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना जो है करना पड़ा था, तो वो कौन सा युद्ध था, मतलब महारानी लक्ष्मीबाई को जो है अंतिम में जो युद्ध का सामना किससे करना पड़ा था, हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के तहत 1853 में, जिसे जो है व्यक्तिगत नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति से प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत केवल अकेली मर्द है। तो ये फैक्ट आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, तो बेगम ऑफ अवध ने किया था, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो कौन थी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया है, तो किसने किया था, ये जो है किया है मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के में संग्राम का जो है नेतृत्व किसने किया था, वो विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में ना हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नेक्स्ट क्या है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो कौन था, तात्या टोपे थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे किसके, नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे को। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है कि रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसको जाना जाता था, या तात्या टोपे का अन्य नाम क्या था। इनको जो है वे 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोतो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, और महाराजा माधो सिंह के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया,
उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहेब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहेब से अलग होने के बाद तात्या अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर को देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उनके पकड़े जाने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो अभी हमने देखा तात्या टोपे का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वह बिहार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जिस जगह शामिल हुए थे वो कौन सा था? आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? वह जो है बाबू कुंवर सिंह थे। फिर नेक्स्ट क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये बनता है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से संबंधित था? तो बिहार से संबंधित है। फैक्ट वही है, बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। फिर क्या है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह थे। बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर क्या है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो कौन था? दीवान मनीराम दत्त। तो यहीं पे हम आज की सीरीज़ का एंड करते हैं। इसके आगे की सीरीज़ कल लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो प्री की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस एंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।